नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता। नागौर लोकसभा सीट पर और उसके आसपास जोधपुर से लेकर बीकानेर तक कई सीटों पर इनकी बहुत चर्चा है। लोग इनको अपने-अपने चुनाव में बुला रहे हैं और युवा नेता हैं, विदेश से पढ़ाई करके आए हैं और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लेगेसी को ये संभाल रहे हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानेंगे कि किस तरीके का माहौल है और क्यों मनीष मिर्धा इतने पॉपुलर हो गए हैं बहुत जल्द उस इलाके में। मनीष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है फोर्थ स्टेट पे। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। तो मनीष जी, आपकी बड़ी चर्चा है आजकल और इतनी ज़्यादा चर्चा है कि कुछ उम्मीदवार भी उनकी चर्चा भी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आपकी हो रही है। तो क्या ख़ास बात है? ऐसा आपने क्या कर डाला कुछ दिनों में ही? आप तो शायद विदेश में ही पढ़ते थे, वहाँ से वापस आए हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो उस नाथूराम जी मिर्धा की उनकी मेहरबानी है, जिनकी विरासत आज हम लेने आए हैं, विरासत आज हम संभाल रहे हैं। और देखिए, 28 साल बाद आज उनकी मौत को हुए, उनको स्वर्ग सिधारे 28 साल हो गए। आज भी लोग उनके नाम पर याद करते हैं, नाम पर उनके हमको बुलाते हैं हर जगह, उनके नाम से हमको हर जगह एक पहचान मिलती है। और वो उनको याद करके आज भी लोग, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। अब फील्ड में आए हैं तब पता चला है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको याद है उनकी बातें, जिनको याद है उनकी कहानियां, जो उनके साथ में रहे हुए हैं। और वो लोग जो प्यार देते हैं वो अतुल्य है, उसका कोई मोल नहीं है, अनमोल प्यार है वो। और हर जगह जो स्वागत होता है, हर जगह जो सत्कार मिलता है, उसके लिए तो मैं लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जी। इतना ऋणी हो गया हूँ मैं इतने दिनों में कि जितना जीवन में मेरे कोई कर्ज नहीं है, वो कर्ज इतना चढ़ा दिया है लोगों ने, इतना प्यार देकर, कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है, जिसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। तो मैं थोड़ा-सा और डिटेल में आपके बारे में जानना चाहूँगा मनीष जी। आप इतने जल्दी वहाँ पॉपुलर हो गए हैं, तो क्या हाँ आपका जी। बैकग्राउंड है? क्या पढ़ाई-लिखाई आपने की? कहाँ से आप पढ़ाई-लिखाई करके आए हैं? मैं कोई आपको ये यही तो बात है कि आपको लगा कि मैं कोई फॉरेन पढ़ कर आया हूँ। मैं ऐसा कोई फॉरेन वॉरेन, मेरी एजुकेशन यहीं पे ही हुई है, लोकली जोधपुर में ही हुई है। अच्छा। और जयपुर में भी रहा हूँ मैं, जयपुर में भी एजुकेशन हुई है मेरी। तो ऐसा कोई विदेश वाला नहीं पढ़ के आया हूँ मैं अपने। अगर मैं विदेश से पढ़कर आया होता तो मुझे ये सब चीजें सीखनी पड़ती, जो मैं आज बोल रहा हूँ, जो जो मेरा लहजा है, जो मेरी बोली है, ये सब अगर विदेश से पढ़कर आया होता तो मुझे इसके इसके ऊपर भी कोई एमबीए करना पड़ता, तब ये निकलता मेरे मुंह से। पर ये यहाँ का रहवास रहा है, यहाँ पे लोगों के बीच में रहे हैं, यहाँ पे लोगों को जानते हैं, तो उनके बीच से ही ये एक तो अंदर से आता है, एक तो जीन्स बोल रहे हैं जो नाथूराम जी मिर्धा के हैं, और जो नाथूराम जी मिर्धा की लेगेसी एक तो वो बोल रही है। और एक जो यहाँ के लोकल लोगों के बीच में रहे हैं, लोकल लोकल मुद्दे समझते हैं, लोकल भाषा समझते हैं, लोकल लोगों की अपेक्षाएं समझते हैं। तो उस हिसाब से जब बोली निकलती है, और कहते हैं ना, जब बात दिल से निकलती है तो दिल तक जरूर पहुंचती है। जी, तो नाथूराम जी इस इलाके का रिप्रेजेंटेशन कई बार लोकसभा में कर चुके थे और केंद्र में मंत्री भी रहे और बड़े जी। कद्दावर नेता थे। नागौर की जनता में उनका एक अलग, बल्कि राजस्थान की जनता में ही उनका एक बहुत अलग छवि थी, बड़ा एक अलग कद था। तो आप उनकी तीसरी पीढ़ी हैं। जी। तो आपके आपके पिताजी और वो लोग राजनीति में नहीं आए सर? बिल्कुल आए थे, राजनीति में आए थे, 97 में आए थे। 97 में पहली बार बीजेपी को उन्होंने जिताया था। और ये भी कई लोग पूछते हैं कि आप आज तो सत्यानाशी फूल बोल रहे हो उस पार्टी को, पर आपके पिताजी भी तो बीजेपी से ही जीते थे। तो मैं उन सभी को यही बात कहता हूं कि वो बीजेपी का वोट नहीं था, वो बीजेपी को वोट नहीं मिले थे। हालांकि उन्होंने बीजेपी से टिकट भी नहीं मांगा था, टिकट तो कांग्रेस से मांगा था उन्होंने। बीजेपी ने बीजेपी ने तो उनको टिकट दिया क्योंकि उनको वो खिड़की नजर आ रही थी। और जो उनको जी, जी, वोट जी। मिले थे वो बीजेपी को वोट, ये एक किस्सा भी मैं बताता हूँ कि जब जब हाँ, पापा प्लीज़। जीते थे 97 में उपचुनाव, तब भैरू सिंह जी का फोन आया था। जब उन्होंने कहा था कि बेटा बहुत बहुत बधाई हो, तूने बीजेपी के लिए ये सीट जीत ली।
तो उसी वक्त मेरे पिताजी का, हालांकि वो जीत में धन्यवाद सब कुछ कर सकते थे, पर उसी वक्त उनका बिल्कुल स्पॉन्टेनियस रिस्पांस यही था कि साहब इस गलतफहमी में मत रहना कि ये सीट बीजेपी ने जीती है। ये सीट अच्छा। मेरे पिताजी के नाम को श्रद्धांजलि दी है। मेरे पिताजी को थेपड़ी नुमा वोट दिए हैं लोगों ने, जो इस सीट को, जिस पर मुझे जिताया है। और ये बीजेपी तो बहुत बाद में पिक्चर में आती है, बीजेपी का तो कोई संगठन भी नहीं था उस वक्त, बीजेपी तो कभी आई भी नहीं थी। पहली बार मेरे पिताजी ने जिताया था बीजेपी को, और वो बीजेपी को नहीं जिताया था, वो बीजेपी नहीं जीती थी, वो मेरे पिताजी को भी नहीं, वो दादा को एक श्रद्धांजलि दी थी लोगों ने। वरना हमारी क्या कुवत थी कि हम रामनिवास बिरला जी जैसे दिग्गज नेताओं के आगे जीत जाते। ये लोगों का प्यार थी, वो की एक सच्ची श्रद्धांजलि थी हमारे परिवार को। तो नाथुराम जी और रामनिवास उसके बाद में एक लंबा गैप आ गया था, फिर 2000 जी वो दोनों, और दोनों ने लंबी राजनीति की, लेकिन उसके बाद की पीढ़ियां थोड़ा सा राजनीतिक तौर पर अलग हो गई। बिल्कुल 2009 में फिर मेरी सिस्टर आई ज्योति मिर्धा जी, वो सांसद बनी, वहां से लगातार 2 चुनाव हार गई। अब वो बीजेपी में चली गई, और बीजेपी में जाने के बाद कि बीजेपी में तो हम चाहकर भी जा ही नहीं सकते थे ना, वो विचारधारा ही नहीं थी हमारी बीजेपी में जाए जैसी। तो मुझे तो, हम तो पैदाइशी कांग्रेस ही, हम तो कांग्रेस में ही रहते आए हैं, और जब तक वो कांग्रेस में थी जब तक मैं उनके भी कभी आड़ा नहीं गया, उनके भी हमेशा साथ ही रहा मैं। पर जैसे ही वो बीजेपी में गई तो फिर वो चीजें एस्केलेट कर गई, और फिर वो चीजें हमको कांग्रेस के बिल्कुल खुला सामने मंच पर लाके मुझे खड़ा कर दिया उसने। ठीक, तो ज्योति आपके चाचा की बेटी हैं? आपका वीडियो फ्रीज हो गया मनीष जी, आप ट्रेवल कर रहे हैं ना? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है मनीष जी? हेलो हेलो, मनीष जी मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? शायद आपकी तरफ से म्यूट है कैमरा, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। जी जी जी, बताइए। जी तो जी जी अभी जी आप सवेरे से शाम तक अभी जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है नागौर में हनुमान बेनीवाल जी का, तो उनका जी प्रचार कर रहे बिल्कुल हैं, तो क्या-क्या मुद्दे हैं? हनुमान तो सिटिंग सांसद थे यहाँ से, तो क्या-क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको आपको बिल्कुल। फेस करना पड़ रहा है इस इलाके में? कोई बहुत फॉरवर्ड इलाका तो है नहीं, काफ़ी पिछड़ापन यहाँ भी देखने को आता है। नहीं, अब उतना भी पिछड़ापन नहीं है, पर रोड्स का जो जाल बिछा है, जो पिछले काफी समय से शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं के तहत जो आई है, ग्रामीण रोड जो है वो भी बढ़ गई है। लिफ्ट केनाल के जो प्रोजेक्ट्स थे, फेज 1 फेज 2 जो थे, उनसे पानी भी काफी आ गया है, सिंचाई भी अच्छी हो गई है। और आगे ऐसा नहीं है कि कोई, देखिए विकास तो, प्रोग्रेशन तो हमेशा चलता ही रहेगा, तो इसका कोई अंत तो है नहीं। कोई, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एक्सीलेंस। एक्सीलेंस तो किसी चीज में आ नहीं सकता, कि यू ऑलवेज वर्क फॉर द बेटरमेंट। तो बेटर तो होता जाएगा, धीरे धीरे काम करेंगे, धीरे धीरे विकास होता जाएगा। पर जो अभी जो मुद्दे हैं, जो खासकर जो दिख रहा है, जो हमारे तरफ से जो प्रमुखता से जो उठाए जा रहे हैं, वो उठाए जा रहे हैं कि सबसे पहले तो इसको, लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र बचेगा तभी तो ये विकास की बातें होगी, तभी तो जनता अपनी आवाज उठा पाएगी। और उधर से तो, जैसा मैंने, हालांकि मुझे 3-4 दिन से टाइम नहीं मिला था, पर कल ही किसी ने रात को वीडियो भेजा था कि उधर से बोला जाने लगने लगा है कि अब के हमको बहुमत इसलिए चाहिए कि हम तो संविधान बदलने चाहते हैं। तो जिस संविधान ने उनके दादाजी, जिस संविधान की शपथ उनके दादाजी ने, मेरे दादाजी ने ली, जिस संविधान की शपथ उनके चाचा ने, मेरे पिताजी ने ली, जिस संविधान की शपथ उनके चाचा और मेरे चाचा ने ली, जिस संविधान की शपथ उन्होंने खुद ने ली, आज वो खड़े होके वहां पर बोल रही हैं कि मुझे वही संविधान बदलना है।
मतलब जी, ठीक है आप भाजपा में चले गए, पर इतना भी ज्यादा भाजपा में रंगना जरूरी नहीं है कि आप अपने परिवार के मूल्यों को ही भूल गए, कि यहाँ पे परिवार ही इस पीछे खड़ा हुआ है, कि हम तो संविधान के संरक्षक रहे हैं हमेशा, और उधर जाके ये बोलना कि संविधान बदलना चाहते हैं इसलिए हमको भारी संख्या में वोट चाहिए, भारी संख्या में सीटें चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत ही एक गलत बात जो उन्होंने बोली है। और अब जो सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है वो ये संविधान की रक्षा ही बनने वाला है वहां पर। जी, जी। अब उन्होंने खुद ने मुद्दों को खत्म कर दिया है। राइट सर। तो अब मनीष जी, अगर लोकल में फिर वापस आपको लेकर आऊँ लोकल इश्यूज़ पे, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपको लगता है कि इसका, क्योंकि पूरे देश में जैसा बीजेपी ने एक माहौल बनाया है कि इतनी ज़्यादा सीटें जीतेंगे, और पिछली 2 दफ़ा से हम लोग देख रहे हैं 2014 और 19 में कि कांग्रेस पार्टी यहाँ अपना खाता नहीं खोल पाई, सभी 25 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। ऐसी स्थिति में इस बार आपको क्या बदलाव दिख रहा है? क्या बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन कहीं कमज़ोर है, या कांग्रेस पार्टी अच्छे से मजबूती से अपना कैंपेन कर पा रही है? क्या कारण आपको लग रहे हैं कि आपको उम्मीद है कि ये देखिए चीज़? वो देखिए वो हमको हर तरफ से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बैंक खाते उन्होंने फ्रीज कर दिए, हमारे अमाउंट्स जो थे वो उन्होंने सीज कर लिए, जो हमारे पर तरह तरह की पेनल्टियां, तरह तरह के वो बैक डेट से पेनल्टियां निकाल निकाल के उसका रेट्रोस्पेक्टिव उसको चार्जेस ले रहे हैं। उसकी पेनल्टीज उन्होंने 1800 1850 करोड़ की पेनल्टीज निकाल दी पार्टी पर। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं, तो वो तो चाहते हैं कि चुनाव बिल्कुल एक तरफा ही हो, अगले में तो इतनी क्षमता ही नहीं रहे कि वो खड़ा होकर चुनाव लड़ सके। हुँ, ये तो हर तरफ से मारने में लगे हुए, ये स्वस्थ लोकतंत्र में तो विश्वास ही नहीं करते हैं। तो इनको इस चीज में है कि अगले को तो चुनाव लड़ने जैसा ही मत छोड़ो, पर फिर भी हम मजबूती से लड़ रहे हैं। मजबूती से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि एक विश्वास है कि जनता जानती है कि संविधान की रक्षा के लिए कौन लड़ रहा है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए कौन लड़ रहा है। ये तो रोज लोकतंत्र को मारते हैं। आप देख लीजिए इलेक्शन कमीशन का इन्होंने क्या हाल कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि सुप्रीम इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति करेंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये उसके खिलाफ संसद में कानून लेकर के आ गए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे, मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर होंगे जो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे उस मीटिंग में आएंगे। तो सरकार के तो 2 वोट हो गए, ऑपोजिशन का 1 वोट हुआ, तो वो तो हर बार जाहिर सी बात है फिर इलेक्शन कमिश्नर तो उनके ही बनने हैं। तो फिर हम निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद क्यों कर रहे हैं इस देश में? तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है। अब ये सिर्फ सड़क पानी बिजली की लड़ाई नहीं बची है, अब ये बची है लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, अब ये बची है संविधान को बचाने की लड़ाई। अब इसमें किसी भी आदमी का पीछे हटना मतलब इस देश के साथ एक बहुत बड़ा उस कटुराघात कर देना होगा कि अगर वो उठेगा नहीं, जागेगा नहीं, और सिर्फ वोट देना और वो बटन दबाने से लोकतंत्र नहीं बचता। आपको आज एक नागरिक बनना पड़ेगा, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। वो रोज मार रहे हैं। आप मुझे एक ऐसा हक बता दीजिए जो बीजेपी ने दिया हो। राइट टू एजुकेशन कांग्रेस ने दिया, राइट टू वेजेस कांग्रेस ने दिया, राइट टू एम्प्लॉयमेंट कांग्रेस ने दिया। इन्होंने कौन सा राइट दिया? ये तो कहते हैं कर्तव्य है आपका, कर्तव्य काल लेकिन चल रहा है, चलिए अपने कर्तव्य निभाइए, बाकी वाले जी। राइट देने की बात बाद में सोचेंगे। जी, जी। ठीक कह रहे हैं मनीष जी, आप बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी ने शायद आपके हिसाब से कुछ किया नहीं है, बी कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी काम किए, तो लेकिन क्यों जनता ये बात समझ नहीं पा रही है? कांग्रेस पार्टी के नेता जनता को ये बात क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? बार-बार क्यों 25 सीटें जो हार रही है कांग्रेस? देखिए आप जैसे चैनल्स, आप जैसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये यही लोग आखिरी उम्मीद बचे हैं मीडिया की। जो फोर्थ पिलर, हम जो इसको फोर्थ एस्टेट जो आपका है जिसको हम बोलते हैं, वो वही आखिरी उम्मीद बचे हैं। बाकी लेगेसी मीडिया जो ये मेन मीडिया जो है, इनका अब कुछ नहीं बचा है। इन पर तो 24 घंटे मोदी 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 वो एक ही गाना चलता रहता है, पर उनकी मास रीच है। आप और अब तो देख ही लीजिए आपके जिस हिसाब से ये डिजिटल बिल्स लेकर आए हैं, तो ये तो यूट्यूब और इन पर भी जो आजाद पत्रकार हैं, जो अच्छी पत्रकारिता करते हैं, उनके पंख काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो चाहते ही नहीं है कि लोगों तक सच्चाई पहुंचे। अब आप पर्दे के पीछे कुछ भी करें, किसी को क्या पता चलने वाला? वो पर्दा खोलने का काम तो मीडिया ही करता है।
जब उस मीडिया का पर्दा ही आप हमेशा के लिए आगे रख देंगे और उसके आगे से मोदी 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 करते रहेंगे, तो जनता को जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो वो किस किस बिहाफ पे वो अपना डिसीजन लेंगे। देखिए, सूचना का जनता तक पहुंचना, अनएडल्टरेटेड सूचना, एक तो होता है कि सूचना को तोड़ मड़ोड़ के वो किसी भी तरह से उनके पक्ष में करके पहुंचा देना, वो एक अलग चीज होती है। और एक अनएडल्टरेटेड, जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, जो सूचना हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लिए भी बोल रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस के लिए अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे बीजेपी के लिए अच्छी हो बुरी हो, मोदी के लिए अच्छी हो बुरी हो, जो सूचना है वो सूचना को सूचना की तरह पहुंचाना बहुत जरूरी है। उस तरह की रिपोर्टिंग तो आजकल खत्म ही हो गई है। और उस तरह की क्या रिपोर्टिंग, तो आजकल पूरी खत्म हो गई है। रिपोर्टर्स हैं कहां पर आजकल? आजकल तो लेकिन न्यूज चैनल जो है, स्टार एंकर्स बैठा करके वहां पर वो रात को 8 से 9 10 बजे तक वो सर्कस चलाते हैं आजकल। तो मनीष जी, लेकिन सूचना तो ये भी है कि कांग्रेस पार्टी आज भी धड़ों में बटी हुई है राजस्थान में। देखिए, ये भी एक मिथ उड़ाए जाते हैं, धड़ों में बटी हुई है, इसने इसकी तरफ देखा नहीं, इसने इसकी तरफ हाथ हिलाया नहीं। और ये इस तरह की बातों को पकड़ करके वो उसको बहुत ज्यादा प्रोपगेट किया जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी कहां से धड़ों में, कौन से धड़े में बटी हुई है? कांग्रेस पार्टी पूरी एकमुश्त, आपने देखा होगा कल भी करण सिंह जी के जब आए थे तो सारे लीडर स्टेज पर मौजूद थे। कौन सा धड़ा था? कोई धड़ा नहीं बचा हुआ था। तो सभी लोग एकजुट होकर पूरी पार्टी को जिताने की, निष्ठा से जिताने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का आप छोड़िए, हम हमारे जैसे कार्यकर्ता तो निष्ठा से गठबंधन को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कांग्रेस भी नहीं है, हमारे यहाँ तो गठबंधन में सीट चली गई, फिर भी हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि उस पार्टी को जिताया जाए, ताकि लोकतंत्र को बचाया जा सके, ताकि संविधान को बचाया जा सके। बिल्कुल सही बात बोली आपने। नागौर पर वापस आते हैं चुनाव में। आप कैंपेन कर रहे जी हैं हनुमान बेनीवाल के लिए, और हनुमान बेनीवाल ने पिछली बार लोकसभा का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। इस बार वो आपके साथ मिलकर जी लड़ रहे हैं। तो जनता में कैसा भरोसा जी। दिला पाएँगे कि आपकी विचारधारा के साथ उनकी विचारधारा मेल खाती है? नहीं, देखिए, वो बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ तब तक थे जब तक बात किसानों पर नहीं आई थी। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ था, मैं तो अपने भाषणों में भी कहता हूं कि वहां पे 303 बीजेपी के एमपी थे, और शायद इनकी एनडीए की कुल संख्या शायद 350 के आसपास है। तो 350 में से एक जना भी नहीं बोला था कि ये 750 किसान मार दिए वहां पे किसान इतने टाइम से। ये एक अकेले आदमी थे जो वहां से उठ करके आ गए थे कि मुझे एनडीए में नहीं रहना, और 80 दिन तक वहां बॉर्डर पर बैठे रहे थे। 2.5 3 महीने तक वहां पर बॉर्डर जाम कर रखा था, वहां पर ये हाईवे जाम कर रखा था, किसानों के लिए वहां पर बैठे थे। इन्होंने वहां पर ये अग्निवीर अग्निपथ योजना के लिए वहां पे आवाज उठाई। बाकी कितने एनडीए मेंबर्स ने उठाई वहां पर पे। तो विचारधारा मुख्य बात है, ये बात नहीं है वो किसके साथ थे किसके साथ नहीं थे। विचारधारा ये थी कि विचारधारा किसान कौम की हितैषी विचारधारा है। विचारधारा ये थी कि जवानों की हितेश की विचारधारा है। महिला पहलवान जब वहां पे घसीटी गई थी, कोई एमपी नहीं गया था, ये सिर्फ अकेले गए थे वहां पर, सबसे पहले गए थे उन महिला पहलवानों को हौसला देने के लिए। तो महिला विरोधी जब सरकारें हो गई थी तब ये शख्स था जो वहां पे जाके लड़ा था। तो देखिए, ये विचारधारा की बात है। कांग्रेस पार्टी जो करती आई है, ये विचारधारा मिली इसीलिए ये गठबंधन हुआ, और इस गठबंधन का हम प्रचार इसीलिए कर रहे हैं। और मैं हर जगह अपनी मीटिंग्स में बोलता हूं कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को विचारधारा से जुड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप विचारधारा से नहीं जुड़ते, विचारधारा से अगर आप नहीं जुड़ते तो फिर आप हो जाते हो मौका परस्त, कि आपको इधर मौका मिला तो आपने इधर टिकट ले लिया, उधर मौका मिला तो आपने उधर टिकट ले लिया। तो इसका मतलब आपकी कोई विचारधारा, कोई स्टेबल आपका माइंडसेट तो है ही नहीं। आप तो मौका परस्त लोग हैं कि आपको सहूलियत की राजनीति करनी है, कि उधर सहूलियत मिली तो उधर चले गए, इधर मिली तो इधर आ गए। पर हम तो कट्टर कांग्रेसी हैं, और हमेशा से यही कहते आए हैं कि ये विचारधारा, ये हमारी जो विचारधारा है वो संविधान को बचाने वाली विचारधारा है, हमारी विचारधारा है जो लोकतंत्र को बचाने वाली विचारधारा। लेकिन मनीष, आपको बिल्कुल आपने समय दे रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, आपको जाना है और बहुत हज़ारों लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे कैंपेनिंग में। आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, मनीष जी, कि जी कैसे आप जनता को कन्विंस करेंगे कि मिर्धा परिवार के 2 अ, आमने-सामने हैं उम्मीदवार। आप हनुमान बेनीवाल के लिए प्रचार कर रहे हैं, आपके सामने आपकी बहन है।
तो कैसे आप बता पाएंगे कि मनीष मिर्धा जो बात बोल रहे हैं वो ज्यादा सही हैं और ज्योति मिर्धा की बातें झूठ है? देखिए, जनता मूर्ख नहीं है, सब समझती है। और रही बात मिर्जा परिवार की, तो मिर्जा परिवार की जो लेगेसी थी वो उन्होंने 2009 में यूज कर ली ना। उन्होंने तो खुद कहा था कि 2009 में कि मुझे पहली बार दादा के नाम पर वोट दो, अगली बार मैं काम के नाम पर वोट मांगूंगी। काम के नाम का तो उनको आज तक वोट नहीं मिला, दादा का वोट तो मिल गया था उनको 2009 में। दो काम का वोट कब मिला? 2014 में आ रही, 2019 में आ रही, 2023 में आ रही, अब ये 2024 में और आ रहेंगी। तो काम का इनको वोट कभी मिला ही नहीं है। तो ये कहना कि वो मिर्जा परिवार अब कोई बचा ही नहीं है, वो तो मौका परिस्थिति में उधर चले गए। और वो मिर्जा परिवार काहे का जो इनके बीजेपी के गुणगान गाए और संविधान खत्म करने वाली बातें करने लग जाए, वो कौन सा मिर्जा परिवार है? ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। और मेरी बातें देखिए, अगर मेरी बातें लोगों को समझ में नहीं आती तो लोग इतने मूर्ख तो है नहीं कि मुझे हर जगह बुलाते। पहली बार में उनको समझ में कुछ तो लगा होगा कि ये बंदा सही बोल रहा है, सच बोल रहा है। अगर उनकी बातों में इतना ही सच होता तो आज उनको जो वो वहां पे बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग उनके साथ ऐसे ही जुड़ जाते हैं। उनको लोगों को जोड़ने के लिए बहुत ही मतलब एक कहते हैं ना कि हमारे परिवार की जो मूल विचारधारा है उसके खिलाफ जाना पड़ रहा है उनको। तो सोचिए कि उनकी चुनावी हालत किस दर्जे की हो गई है वहां पे। बिल्कुल और बिल्कुल। तो मुझे मनीष, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने आपसे बात की है वही बातें मैं मन से करता हूँ। लोगों को बात समझ में आती है ये बात, क्योंकि लोग अंधे थोड़ी है, उनको भी तो दिख रहा है कि वो बीजेपी उधर से क्या कर रही है। तो तो आपको लोग मनीष समझदार हैं और समझदारी से इस बार पक्का चुनाव हमको ही जिताएंगे वो। कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी को इस बार देखिए, मेरे राजस्थान? हिसाब से तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है। और हम लगभग पश्चिमी राजस्थान तो पूरा स्वीप करने वाले हैं इस बार। और उधर की भी जो स्थिति बताई जा रही है, जो ईस्टर्न राजस्थान की और जो है उधर भी टोंक और उधर भी अच्छी स्थिति है। तो हम काफी अच्छी सीटें जीतने वाले हैं इस बार। ये जो 25-25 कर रहे हैं ये तो अजम्पशंस हैं इनके, ये तो फालतू में। हमारे यहाँ पे कहावत है, धूड़ में लठ मारना। तो मिट्टी में आप अगर कोई भी चीज फेंकोगे तो क्या मिट्टी उछलेगी? तो ये मिट्टियां उछाल रहे हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, तो इनसे कुछ बन नहीं रहा है। तो ये 25-25 की फालतू की बातें हैं। हम सारी की सारी वेस्टर्न राजस्थान पूरा स्वीप करने वाले हैं। ईस्टर्न राजस्थान में भी हमारी अच्छी पोजीशन है। और मध्य प्रदेश से जो जुड़ता इलाका है, प्रहलाद जी गुंजल के आने के बाद वहां पर भी हमारी पोजीशंस बहुत स्ट्रांग हुई है। तो हम अब की बार बहुत राजस्थान में बहुत अच्छी खासी सीटें जीतने वाले हैं इस बार। ये जो 3 सीटें हैं, चूरू, नागौर और बाड़मेर, इनके बारे जी, में बहुत चर्चा है कि ये सीटें शायद कांग्रेस काफी मजबूती से लड़ रही है और इनमें जीतने की संभावना है। आपको क्या देखिए खास लगता देखिए है? देखिए, बाड़मेर तो अब स्थिति ये हो चुकी है कि मंत्री जी की जमानत बच जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। वो वहां पे थर्ड फोर्थ पोजीशन पर पहुंच चुके हैं मंत्री जी। तो बाड़मेर तो गई की गई उनके हाथ से। जोधपुर में भी करण सिंह जी का बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है और बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। और नागौर तो खैर गठबंधन जीते गई। चूरू सीट राहुल जी के आने से बहुत मजबूत हो गई है। चूरू सीट हम बिल्कुल शॉर्ट है कि हम जीतेंगे। सीकर हो गई, झुंझुनू हो गई। हम इस शेखावटी और इस मारवाड़ बेल्ट को पूरा का पूरा स्वीप करने वाले हैं इस बार। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपनी कैंपेनिंग के दौरान गाड़ी रोक कर विशेष तौर से हमसे बात की। मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। और आपको अभी जाना है कई दूर, काफी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको पार्टी का कैंपेन करना है, अपने उम्मीदवार का कैंपेन करना है और सबसे बड़ी जी, बात कि आपको अपनी बहन के खिलाफ कैंपेन करना है। तो आप अपने विचारधारा के साथ जुड़े रहिए सर, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहन के खिलाफ नहीं, वो विचारधारा के खिलाफ कैंपेन है। जी जी विचारधारा जी। जी, थैंक यू। हमको समय देने के लिए बहुत धन्यवाद सर। आप थैंक यू गर्मी सर। बहुत है, ध्यान रखिए अपना, और शुभकामनाएँ सर। हमसे बात की आपने, आपने समय निकाला। आई एम रियली वेरी थैंकफुल सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। बाय।